स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एन टॉप मिड डे मील वाले पर। हमने कल लेक्चर अपना जो समाप्त किया था वो वेवेल योजना जो हुआ था, उसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया मुस्लिम लीग, और उसके पहले भी देखा था हमने आज़ाद हिंद फौज के इतिहास के बारे में। आज हमारा ये राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक है उसका अंतिम लेक्चर है, और आज हम देखेंगे किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे भारत विभाजन अधिनियम के साथ समाप्त होता है। आज हम शुरुआत करेंगे, हम बताए थे आपको वेवेल योजना कल देखे थे, आज शुरू करेंगे कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना और भारत शासन अधिनियम 1947, इसके बारे में देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक, शुरू करते हैं आज से। आज देखिए वेवेल योजना पता ही है 1945 में जो आती है उस पर सहमति नहीं बन पाती है, न तो कांग्रेस उस पर सहमत होता है, न तो मुस्लिम लीग सहमत होता है। तो इस प्रकार से वेवेल योजना क्या होता है, असफल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है। तो कैबिनेट मिशन जानने के पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, एक बैकग्राउंड है। चुनाव होता है 1946 में। चुनाव क्या है आपको पता ही है, 1935 अधिनियम जब आता है उसके बाद केंद्र और प्रांतों में चुनाव होते हैं। 1936 में, 37 में और 39 में विश्व युद्ध शुरू होता है। तो प्रांतों के सारी सरकार, प्रांतों के जितने भी कांग्रेस की सरकारों वाली कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है वो सब इस्तीफा दे देती है। उसके बाद आपातकाल लग जाता है देश में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होता है। और उसके बाद ये चुनाव होता है प्रांतीय स्तर की, प्रांत में और केंद्र में दोनों जगह पे, यानी कि लंबे समय के बाद चुनाव होता है। तो चुनाव होता है 1946 में, और उसी के कुछ दिन पहले कैबिनेट मिशन भारत में आ चुका होता है। तो ये जो चुनाव होता है वो मूलतः कैबिनेट मिशन के बाद ही होता है। तो पहले हम चुनाव देख लेते हैं, फिर कैबिनेट मिशन देखते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए पहले चुनाव देख लें। देखिए चुनाव होता है, इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन पहले देख लेते हैं। कांग्रेस जितने वोट थे भारत में उसका 91% गैर मुस्लिम मत प्राप्त किया। कांग्रेस ने इसमें पूरे इलेक्शंस में 91% गैर मुस्लिम मत प्राप्त किए, तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका में जो 102 सीट थी उसमें से 57 सीट भी हासिल की। कुल मिला के कांग्रेस की स्थिति काफ़ी बेहतर रही, वो बहुमत में आ गई थी। अब देखते हैं प्रांतों में क्या रहा। प्रांतों में बंगाल, पंजाब, सिंध, ये तीनों को छोड़ करके सभी जगह कांग्रेस बहुमत में आ गई। और असम, उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जो है, जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में बहुमत में था। लेकिन मुस्लिम लीग दावा करती थी कि वह पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए उसमें सरकार नहीं बनी, लेकिन बहुमत में थी। ये स्थिति थी कांग्रेस की। अब लीग की स्थिति देखते हैं। मुस्लिम लीग ने केंद्रीय व्यवस्थापिका में टोटल 30 सीट हासिल की, बंगाल तथा सिंध में बहुमत में आई। ये पूरा चुनाव देखेंगे। इसी चुनाव के आधार पर जब आप देखेंगे संविधान सभा का गठन होता है, तो संविधान सभा का गठन की पृष्ठभूमि पता है आपको चल रही थी। 1940 में पहले अगस्त प्रस्ताव आया, लिलित को लेकर के आए, फिर क्रिस्प मिशन आया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर वेवेल योजना आया, फिर वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसी गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक मिशन भेजती है जिसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ठीक, एक कैबिनेट मिशन जो था फरवरी 1946 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय मंडल भारत भेजा जाएगा। जो कैबिनेट मिशन होगा वो 3 सदस्यीय होगा, और ये उच्च स्तरीय मंडल होगा जो कि भारत में संवैधानिक गतिरोधों को दूर करने, संविधान सभा की रूपरेखा तैयार करने इत्यादि मसलों पर निर्णय लेगी। और इस तरह से उन्होंने घोषणा की फरवरी 1946 में। ठीक, इसके सदस्य देख लेते हैं कौन कौन थे। मेन 3 सदस्य थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, भारत के सचिव थे उस समय। स्टेफर्ड क्रिस्प थे, जो मिशन आया था 1942 में, वही थे। ये व्यापार बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 3 लोग आते हैं भारत में कैबिनेट मिशन को लेकर के। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? दिल्ली में। मिशन ने अपनी योजना 19 मई 1946 में प्रस्तुत की। अब इसके मिशन देख लेते हैं, मिशन में योजनाएं क्या क्या थी जो मई 1946 में प्रस्तुत की गई थी। सबसे पहले कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि पूर्ण पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। पूर्व नहीं है, पूर्ण है। पूर्ण पाकिस्तान की मांग को डिनाई कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। इसका उन्होंने निम्न कारण बताए। पहला कारण बताया कि पाकिस्तान के गठन के बाद एक बड़ी संख्या गैर मुस्लिमों की उसमें शामिल हो जाएगी,
उसके हितों का कैसे संरक्षण किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। क्योंकि अगर पाकिस्तान बटेगा तो उसमें हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे, एंग्लो इंडियन भी होंगे, सब होंगे, तो उनके हितों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। इसलिए इन्होंने एक ग्राउंड दिया कि इस पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा दिया कि सांप्रदायिक आत्मनिर्णय जैसे समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक, पंजाब में सिख तथा हिंदू बहुसंख्यक थे, ठीक, ये सभी विभाजन की मांग कर सकते थे। मान लीजिए पाकिस्तान अलग हो गया मुसलमान को लेकर के, उसी तरह से पश्चिम बंगाल कहेगा कि हम यहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं, हमको अलग कर दीजिए, पंजाब कहेगा यहाँ सिख ज़्यादा है, हमको अलग कर दीजिए। तो ये भी एक बड़ी समस्या उभर के सामने आ जाती है। इसकी वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया कि पाकिस्तान को अलग राज्य बनाया जाए, अलग देश बनाया जाए, ठीक है। इसके अलावा पंजाब के और बंगाल के विभाजन से क्षेत्रीय संधियां खतरे में पड़ जाती। ये क्षेत्रीय संधि ब्रिटिश सरकार की इन देशों के साथ, इन राज्यों के साथ कुछ क्षेत्रीय संधियां हुई थी। अगर विभाजन होता तो इनको कैसे आगे किया जाएगा, इस पे भी असमंजस था, इसलिए इसको भी एक ग्राउंड बनाया गया। इसके अलावा प्रशासनिक तथा आर्थिक समस्याएं खड़ी हो जाती, क्योंकि प्रशासनिक उस समय जो स्थिति थी सब में एक जैसी थी। भारत में जो भी थे, पंजाब बंगाल सब एक था, तो एक प्रशासनिक स्थिति वहाँ पे थी, एक जैसी आर्थिक गतिविधियाँ चल रही थी, तो उसकी समस्या हो जाती कि कैसे इसका बंटवारा होता। तो ये बड़ी जटिल समस्या हो जाती। इस वजह से इन्होंने बताया कि इसकी वजह से कैंसिल किया जाता है। और एक और बताया कि सशस्त्र सेना चूँकि पूरे भारत का एक ही था, तो अगर विभाजन किया जाएगा तो इसका विभाजन हो जाएगा, जो एक खतरनाक हो सकता है भारत की एकता हो प्रभुता के लिए। ये ग्राउंड दिया किसने, कैबिनेट मिशन ने, कि पाकिस्तान को अलग देश नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रावधान देखते हैं इसका क्या था। इसने क्या किया, प्रांतीय विधानमंडलों को 3 समूहों में विभाजित कर दिया। प्रांतीय विधानमंडल उस समय से पता ही आपको कि इलेक्शंस हुए थे 1946 में, 3 समूहों में विभाजित किया। मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, ये जो प्रांत थे वो हिंदू बहुसंख्यक प्रांत थे। ध्यान देना आपको, मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, इसमें तत्कालीन वर्तमान में मध्य प्रदेश जो है, संयुक्त प्रांत पूरा उत्तर प्रदेश, और बिहार, उड़ीसा, ये सभी हिंदू बहुसंख्यक प्रांत थे। ये समूह क या तो ग्रुप ए में रखे गए, ग्रुप बी या समूह ख में क्या रखे गए, पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत, सिंध और सिंध थे। ये सभी कौन थे, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत थे, यानी कि इन प्रांतों में मुस्लिमों की संख्या 50% से ज़्यादा थी। ये समूह ख के हो गए। तीसरे प्रकार के प्रांत कौन थे, पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत, बंगाल, ये वाला है बंगाल और असम, 2 बचते हैं तीसरे समूह में। इसमें यद्यपि मुस्लिम बहुसंख्यक थे लेकिन हिंदू भी बहुत ज़्यादा थे। उपर्युक्त दोनों में हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा थी और मुस्लिम मेजॉरिटी इसमें ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी। देखिए बंगाल और असम को तीसरा, यानी 3 समूहों में प्रांतों को विभाजित किया गया कैबिनेट मिशन के तहत। तीसरा प्रावधान देखते हैं। तीसरा प्रावधान में कहा गया कि संविधान सभा का निर्वाचन प्रांत की विधानसभा सदस्यों द्वारा प्रांत की जनसंख्या के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक, द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब यानी कि जो इलेक्शंस हुए थे 1946 में होने वाले थे कैबिनेट मिशन के बाद, उसमें जो स्थिति बनेगी उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इलेक्शंस होंगे और उसी जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। निर्वाचक मंडल जो बनेगा, जो इलेक्शंस होंगे, उसमें 3 वर्ग केवल रखेंगे। एक होंगे मुस्लिम, दूसरे होंगे सिख और तीसरे होंगे अन्य। अन्य में क्या होंगे, अन्य में होंगे हिंदू इसमें आ जाएंगे, और एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई जो भी थे, महिला जो अलग अलग थे, दलित पहले अलग थे, सब इसी में आ जाएंगे। 3 ही वर्गों में बांटा गया, हिंदू, सिख और अन्य में। तो अन्य में ध्यान देना आपको, हिंदू और दलित वलित सब इसी में आएंगे। ये तीसरा प्रावधान था। चौथा प्रावधान था, इस संविधान सभा में, जो संविधान सभा गठित होनी है, 3 समूहों के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने हेतु पृथक पृथक बैठक कर विचार विमर्श करेंगे। मतलब जो संविधान सभा बनेगी उसमें जो सदस्य शामिल होंगे वो 3 समूहों वाले होंगे। आपको बताया था ऊपर ये तीनों समूह, देखिए 1, 2, 3, ये तीनों समूह क्या करेंगे, पहले पृथक पृथक बैठकर विचार विमर्श करेंगे अपने स्टेट्स के संविधान बनाने के लिए। तत्पश्चात तीनों समूह के सदस्य एक साथ बैठकर संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। ये चौथा प्रावधान था। 5वां प्रावधान देखते हैं। भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ बनाया जाएगा जो कि एकीकृत रक्षा, संचार और विदेशी मामलों पर नियंत्रण रखेगा। यानी कि संघीय व्यवस्था जो बनेगी वो 3 चीज़ों पर नियंत्रण रखेगी, रक्षा, संचार और विदेशी मामले। और ये जो संघ बनेगा वो भारतीय रियासतों को मिला करके, ठीक, बनाई जाएगी।
छठवां जो इसमें क्लॉज था, केंद्रीय व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक प्रश्नों का हल दोनों समुदाय द्वारा सामान्य बहुमत के आधार पर किया जाएगा। यानी कि सामान्य अगर कोई प्रश्न ऐसा आता है जिसमें सांप्रदायिक प्रश्न उसमें इंक्लूड हो, तो उसका जो निपटारा किया जाएगा वो सामान्य बहुमत के आधार पर किया जाएगा। ये था छठवां महत्वपूर्ण प्रावधान कैबिनेट मिशन का। सातवां देखते हैं, हर प्रांत का एक पृथक कार्यपालिका तथा विधायिका होगी, ये एक प्रावधान था। और आठवां था, दलों की सहायता से अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। यानी जितने भी दल हैं, अंतरिम सरकार मतलब नॉन परमानेंट गवर्नमेंट। नॉन परमानेंट ये तब तक जब तक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बन जाती है तब तक भारत का प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए एक सरकार बनेगी, वो अंतरिम प्रकार की होगी। अब इस पर रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। मुस्लिम लीग 6 जून 1946 को मई में पेश होता है योजना, और 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लेती है, और 24 जून 1946 को कांग्रेस कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लेती है। और उसके बाद पता ही आपको इलेक्शंस होता है, जिसमें हमने बताया आपको कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा, लीग का प्रदर्शन क्या रहा। ठीक, अब देखिए इलेक्शंस हो जाते हैं। अब पता ही है कि केंद्रीय असेंबली में सिर्फ 30 सीटें ही जीत पाया था लीग, तो थोड़ा परेशान था क्योंकि वो अल्पसंख्यक हो गया था पूरे सदन में, क्योंकि उनकी संख्या कम हो गई थी। तो चुनाव में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन अच्छा न होने की वजह से मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को, ये दिन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन या प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया। इस प्रत्यक्ष कार्रवाई में यह घोषणा क्या थी कि हमको पाकिस्तान दो या तो दंगा होगा। तो इन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई को आह्वान किया, और इसी आह्वान के बाद भारत में व्यापक तौर पर दंगा भड़का। जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी थी वहाँ पर ज़्यादातर दंगा मिला, जैसे बंगाल में हो गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत हो गया, इन जगहों पे दंगा बहुत भयानक फैला था। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जिला था वो बंगाल का नोवाखली जिला था। वहाँ पे हज़ारों लोग मारे गए थे उस समय दंगे में। इसी को लेकर के कि हमको अलग पाकिस्तान की मांग को मान लिया जाए। देखते हैं हम, मुस्लिम लीग पूरा एक्शन में है क्योंकि उस मेजॉरिटी में है नहीं, उसकी संख्या कम है, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई मना रहा है। उसी बीच में अंतरिम सरकार का गठन होता है, क्योंकि कैबिनेट मिशन में अंतरिम सरकार की बात की गई है। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वायसराय के काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ लेती है। यानी 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। मुस्लिम लीग केवल अंतरिम सरकार में भागीदारी करती है। क्यों भागीदारी कर लेती है? क्योंकि गवर्नेंस तो करना ही है, लेकिन संविधान सभा में शामिल नहीं होती है, क्योंकि उसकी मेजॉरिटी इतनी कम है। संविधान सभा, उसको तो पता ही है, उसने डिमांड अपनी कर रखी है कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, और अलग पाकिस्तान में अलग संविधान होगा, और जो वर्तमान संविधान अभी बनने वाला है वो रिपब्लिक भारत का होगा, एक भारत का होगा, जो उसको एक्सेप्ट नहीं था। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने सिर्फ और सिर्फ जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें भागीदारी की, संविधान सभा में भागीदारी नहीं करती है, और वे पृथक पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहते हैं। ठीक है, ये मुस्लिम लीग का स्टैंड था अंतरिम सरकार पर। मुस्लिम लीग के बिना ही 9 दिसंबर 1946 को, ये डेट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया। क्योंकि पता है ये कैबिनेट मिशन आया था संविधान सभा की गठन करने के लिए, इलेक्शंस होते हैं समूह क ख ग वाले, आपको बताया था, वो भी विभाजन, उसी आधार पे संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन होता है, और उसकी जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को किसकी अध्यक्षता में? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, जिसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया था, क्योंकि वे शुरू से ही विरोध कर रहे थे, तथा पाकिस्तान की मांग को और तेज कर दिया मुस्लिम लीग ने, क्योंकि इसको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं पूरा भारत अंग्रेज हमारा बिना बंटवारे किए ही चले जाए, बिना पाकिस्तान के दिए ही चले जाए। तो इन्होंने क्या किया, अपना विरोध और तेज कर दिया, और उसी विरोध के चलते देखिए क्या होता है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों की एक योजना थी कि पाकिस्तान की मांग को तेज़ी से बढ़ाया जाए। ठीक, और इस प्रकार इस मांग को तेज़ी से बढ़ाने के साथ साथ सरकार को करने में बाधा उत्पन्न की जाए, उनको ठीक से कार्य न करने दिया जाए। और इस प्रकार एक ऐसा माहौल बन गया जिससे लग रहा था कि सरकार में गृह युद्ध बन गया, क्योंकि मुस्लिम लीग कुछ करने ही नहीं दे रहा था सरकार को, जो अंतरिम सरकार बनी थी। तो स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी, सब लोग इसके समस्या को हल करने के पीछे एकदम लगे हुए थे, लेकिन हल नहीं कुछ निकल रहा था। इसी बीच में इटली जो हैं, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस समय प्रधानमंत्री हैं, वो इटली घोषणा कर देते हैं कि कब घोषणा करते हैं, 20 फरवरी 1947 को, यानी कि हमारी संविधान सभा की बैठक हो चुकी है 9 दिसंबर को, और भारत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में टसल चल रहा है, गृह युद्ध की स्थिति है। उसी बीच में घोषणा करते हैं कि अंग्रेज जो है 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे,
और इससे मुस्लिम लीग के बीच मन में और बौखलाहट आती है और वो अपनी मांग और तेज कर देते हैं। और एक घोषणा और कहते हैं इटली, कहते हैं बेबेल की जगह, जो अभी तक बेबेल वायसराय है भारत, उनकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा जाएगा। अब लॉर्ड माउंटबेटन आएंगे भारत में, बेबेल चले गए। ठीक हुआ क्या, जब इतना डिमांड होने लगी पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग की तरफ से, तो भारत में गृह युद्ध का माहौल, भारत में दंगा में वृद्धि, हर जगह दंगे हो रहे थे, जैसी घटनाओं से अराजकता का माहौल बन गया था। परिणामतः क्या हुआ, विभाजन अनिवार्य हो गया, देश का विभाजन करना अनिवार्य हो गया, जिसके पक्ष में अब कांग्रेस भी दिखने लगी, क्योंकि उसको लग रहा था कि इस विभाजन न होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो विभाजन अनिवार्य हो गया। और इसी विभाजन को अंजाम देने के लिए एक योजना आती है, जो लास्ट योजना है आधुनिक भारत के इतिहास में। उस योजना को कहा जाता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन क्यों, क्योंकि लॉर्ड सराय माउंटबेटन के द्वारा पेश की गई ये योजना थी। माउंटबेटन चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सत्ता हस्तांतरित करते भारतीयों को तुरंत यहाँ से निकल जाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब थी भारत की, और उसमें ब्रिटेन की भी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो वहाँ से भी ये दबाव था कि जल्दी से जल्दी भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए और जल्दी से जल्दी भारत को छोड़ा जाए। तो इनकी योजना आती है, कब आती है, 3 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, क्योंकि विभाजन अपरिहार्य हो गया था। ठीक है, विभाजन की योजना देखते हैं क्या थी। पहला देखते हैं पॉइंट, पंजाब और बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक जिले, यानी कि जो हिंदू मेजॉरिटी वाले ज़िले थे, कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य बैठक बुलाएंगे और उसमें से यदि कोई भी प्रांत का विभाजन चाहे तो विभाजन कर दिया जाएगा। ये पहली योजना थी। आपको पता है कि पंजाब में और बंगाल में क्या है, मुस्लिम ज़्यादा हैं, लेकिन मुस्लिम तो चाह ही रहे हैं पाकिस्तान बन जाए, लेकिन उसमें हिंदू भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जो हिंदू बहुसंख्यक हैं। तो हिंदू बहुसंख्यक जिलों के जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य होंगे, विधायक जो होंगे, वो बैठ करके बैठक बुलाएंगे और उनमें यदि पक्ष कोई ये चाहता है कि उनका विभाजन करना है तो विभाजन कर दिया जाएगा। ये पहला था। दूसरा था, विभाजन होने पर 2 डोमिनियन तथा 2 संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। 2 डोमिनियन स्टेट्स मतलब एक भारत बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, और उनकी 2 विधानसभाएँ होंगी, संविधान सभा, जो एक भारत की संविधान सभा होगी और दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा होगी। ये दूसरा क्लॉज था। तीसरा था कि उत्तर पश्चिम प्रांत, मतलब अब पंजाब के बगल वाला ऊपर हिस्सा कश्मीर के पास वाला, तथा असम में सिलहट एक ज़िला था, में क्या होगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा। जनमत संग्रह माने लोगों का राय जाना जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या भारत में रहना चाहते हैं। तो उसमें जनमत संग्रह कराया जाएगा और उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि वो किधर जाना चाहते हैं। ठीक। चौथा है, योजना में कांग्रेस की भारत की एकता और अखंडता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई थी। ये महत्वपूर्ण प्रावधान था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन पे नेहरू जी का काफ़ी अच्छा व्यवहार था, संबंध था उनसे। तो उन्होंने कोशिश की कि भारत को, जब नया संघ बने, भारत एक नया संघ बने, तो ऐसी कोई चीज़ न रह जाए जिसकी वजह से भारत आगे और भागों में टूट जाए। तो इसका पूरा ध्यान रखा गया था। उसके लिए उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण प्रावधान उसमें रखे थे। पहला रखा था कि रजवाड़ों को स्वतंत्र होने का विकल्प नहीं दिया गया। आपको देखेंगे इसके पहले अगस्त प्रस्ताव में इत्यादि और किस उसमें देखेंगे रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का प्रस्ताव लिया गया था। संविधान सभा में शामिल हो सकते थे, नहीं भी हो सकते थे। तो ये विकल्प अब समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि आपको या तो भारत में या तो पाकिस्तान में शामिल होना ही पड़ेगा। उनको विकल्प जो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। दूसरा, हैदराबाद जो था बीचों बीच भारत के नीचे, आप देखेंगे हैदराबाद आंध्र प्रदेश का जो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट राजधानी भी है, इसने मांग की थी कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, क्योंकि वहाँ के शासक जो था वो मुस्लिम था, लेकिन इसकी भी मांग को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया गया। तो एक तरीके से ये अच्छी खबर थी कांग्रेस के लिए, भारत की एकता के लिए। नेक्स्ट प्रावधान देखते हैं, 5वां, 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। ठीक, ये 5वां प्रावधान था इसका। और 6वां प्रावधान कहा गया कि यदि विभाजन में गतिरोध हुआ तो एक समिति गठित की जाएगी और यह समिति का कार्य होगा कि जो विभाजन के समय गतिरोध है उसको दूर किया जाए। ये कैबिनेट मिशन का पूरा प्लान था जिसको ड्रा किया जाता है। अब इसी माउंटबेटन योजना को लागू करने के लिए ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। यानी कि माउंटबेटन योजना में जो विभाजन की पूरी बात की गई थी उसी को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट कर लिए कि एक एक्ट बनाया। एक्ट कौन बनाया? ब्रिटिश संसद ने, यानी कि इंग्लैंड में बना। और उस एक्ट को 15 जुलाई 1947 को कॉमन सभा तथा 16 जुलाई 1947 को लॉर्ड सभा में पारित किया गया और फाइनली 18 जुलाई 1947 को वहाँ के शाही हस्ताक्षर के बाद स्वतंत्रता अधिनियम 1947
पारित हुआ और उसके बाद क्या हुआ, भारत का विभाजन कर दिया गया। तो ये था पूरा इस राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा लेक्चर हमारा, शुरू से लेकर के 1885 से लेकर के वर्तमान में। अब हम कल से शुरू करेंगे अपनी नई लेक्चर श्रृंखला, जो यूनिट 3 का भारत शासन है, उसमें अगला चैप्टर शुरू होगा। राष्ट्रीय आंदोलन चूँकि छोटा लिखा तो है सिलेबस, लेकिन बड़ा था क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जिसका हमने कई वीडियो बना के डाले हुए हैं। तो कल से हम अपने लेक्चर के सीरीज में नई शुरुआत करेंगे। उसमें देखेंगे भारत के संविधान के निर्माण के प्रक्रिया और इसका विकास की यात्रा क्या क्या रही है। ठीक है, तो कल मिलते हैं अब आपसे नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।